और वो क्षण आ चुका जब माननीय का आगमन हो चुका है। माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, माननीय श्री कुलाधिपति श्री विराज सागर दास गुप्ता जी ने साफा और अंगवस्त्र पहनाकर बुके देकर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। माननीय, आपके आगमन पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी, और अब ये वक्त है कि हम सभी माननीय गण का वक्त बिल्कुल भी जाया ना करते हुए उन्हें दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करते हैं। दीप प्रज्वलन के इस पावन क्षण के बाद आज के दीक्षांत समारोह का औपचारिक आरंभ होता है। उसके पूर्व मैं आमंत्रित करती हूं श्रीमती अलका दास गुप्ता जी को, हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया, कि वो हमारे मुख्य अतिथि जी को पुष्पगुच्छ अर्पित करें। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास गुप्ता जी से कि वे हमारे विशिष्ट अतिथि को पुष्पगुच्छ प्रदान कर औपचारिक स्वागत करें। माननीय, आप आए हमारे द्वार, बन गया ये आयोजन खुशियों का त्योहार। आज के इस गौरवशाली अवसर पर हमारे मध्य हैं मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथि
माननीय जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय कुलाधिपति महोदया श्री अलका दास गुप्ता जी, माननीय कुलाधिपति महोदय श्री विराज सागर दास गुप्ता जी, उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास गुप्ता, उपाध्यक्ष देवांशी दास गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष श्री R.K. अग्रवाल, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर S.C. शर्मा जी, कुल सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह जी, कार्यकारी परिषद एवं शैक्षणिक परिषद की परिषद, अभिभावकगण, मीडिया प्रतिनिधिगण और हमारे प्रिय एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आपने सिद्ध किया है नैतिकता, अनुशासन और राष्ट्र की सेवा के माध्यम से प्रशासन को भी साधना का रूप दिया जा सकता है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में आपने आध्यात्म को जनसेवा से जोड़ा और मुख्यमंत्री के रूप में विकास को संचार से। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन और समृद्धि के नए अध्याय लिखे गए हैं। युवा शक्ति को आत्मनिर्भरता, रोजगार और नवाचार की नई दिशा मिली है। आज आपके सानिध्य में हम कृतज्ञ हुए और कहते हैं, स्वागत है उस महापुरुष का जिसकी कर्मठता प्रेरणा है, जिसकी वाणी में संकल्प है और दृष्टि में राष्ट्र का उज्जवल भविष्य है। माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, वर्तमान में आप उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। आपका मृदुभाषी, संगठन क्षमता और नेतृत्व कौशल के लिए आप विख्यात हैं। हम हृदय से आपका अभिनंदन करते हैं, आगमन करते हैं। और अब मैं कुलाध्यक्ष से औपचारिक घोषणा की निवेदन करती हूं कि वो हमारे इस समारोह यानी दीक्षांत समारोह की औपचारिक घोषणा करें। माननीय कुलाधिपति महोदया श्री अलका दास गुप्ता जी। मैं बाबू बनासी दास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2025 के उद्घाटन की औपचारिक घोषणा करती हूँ। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदया। आपके द्वारा की गई उद्घोषणा के साथ ही यह ऐतिहासिक समारोह औपचारिक रूप से प्रारंभ होता है। लेकिन आइए इससे पूर्व देखते हैं हमारे विश्वविद्यालय की एक छोटी सी झलकी इस वीडियो प्रस्तुति के द्वारा। आज एक जीवंत व यथार्थ रूप ले रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प ने देश को नई दिशा, नई चेतना और नए आत्मविश्वास से भर दिया है और इसी महान राष्ट्रीय दृष्टि को उत्तर प्रदेश में साकार रूप दे रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी। बीबीडी विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आज उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयां छू रहा है। इसी राष्ट्रीय निर्माण की भावना से प्रेरित लखनऊ की पावन धरती पर ज्ञान, सेवा और नवाचार का एक उज्जवल प्रतीक है बाबू बनासी दास विश्वविद्यालय। स्वर्गीय बाबू बनासी दास जी एक स्वतंत्रता सेनानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और सच्चे समाज सेवी थे। उनकी प्रेरणा से उनके सुपुत्र डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद, पूर्व मेयर, दूरदर्शी नेता, समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी और खेलों को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति थे। में मात्र 100 विद्यार्थियों से शुरू हुआ बीबीडी एजुकेशन ग्रुप आज लखनऊ और नई दिल्ली में 30,000 से अधिक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहा है। श्रीमती अलका दास जी विश्वविद्यालय की कुलाधिपति के रूप में इस विरासत को गरिमा और समर्पण से आगे बढ़ा रही हैं। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक योगदान का केंद्र बन चुका है। श्री विराज सागर दास जी बीबीडी विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर आधुनिक तकनीक और नवाचार की दृष्टि से इस संस्था को भविष्य के अनुरूप दिशा दे रहे हैं। बीबीडी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में हुई। लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ ये परिसर हरा भरा, स्वच्छ और आधुनिक है। यहाँ की स्मार्ट क्लासरूम्स, उन्नत प्रयोगशालाएं, मल्टीमीडिया और एनिमेशन लैब्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स लैब्स विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा का अनुभव देते हैं। विश्वविद्यालय में लगभग हर क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। इंजीनियरिंग,
मैनेजमेंट, लीगल स्टडीज, डेंटल साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिल्म मेकिंग, मीडिया स्टडीज, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर साइंसेज और एजुकेशन। कानून के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक मूड कोर्ट और लीगल एड सेंटर की सुविधा है। साथ ही बीबीडी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मुफ्त दंत चिकित्सा शिविर नियमित रूप से लगाकर आसपास के निवासियों की चिकित्सकीय सहायता करता है। बीबीडी विश्वविद्यालय के पास आज देश और विदेश के कई छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। यह विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा देता है बल्कि खेल, संस्कृति और समाज की सेवा को भी अपने मिशन का हिस्सा मानता है। बीबीडी विश्वविद्यालय ने उत्तर धोना गांव को गोद लिया, जहां निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। विश्वविद्यालय का कम्युनिटी एफएम चैनल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य की जानकारी प्रसारित कर रहा है और निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा आपातकाल में जन सहायता प्रदान करती है। बीबीडी विश्वविद्यालय खेलों में भी अग्रणी है। विश्वविद्यालय का डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता स्टेडियम बीसीसीआई से अनुमोदित है। हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बीबीडी यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा किया गया। यहाँ हर वर्ष 31 मार्च को संस्थापक दिवस मनाया जाता है, जहाँ देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। बीबीडी विश्वविद्यालय में बड़े उत्साह के साथ गणेश उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें 5 दिनों तक भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। हर साल होने वाले उत्कर्ष वार्षिकोत्सव और अलमनाई मीट जैसे सांस्कृतिक आयोजन विश्वविद्यालय को जीवंत बनाते हैं। In the past 25 years, BBD institutions have not only carved their place amongst the top institutions in the country, but have also earned recognition for academic excellence, research, and innovative teaching methodologies. लखनऊ की धरती पर ज्ञान का ये दीपक बाबू बनासी दास विश्वविद्यालय आज पूरे देश व उत्तर प्रदेश को उजाला दे रहा है। बीबीडी यूनिवर्सिटी, शेपिंग जनरेशंस। यकीनन ये विद्यालय केवल पुस्तकीय शिक्षा नहीं देता, बल्कि जीवन के हर आयाम को प्रकाशित करता है। वक्त की नजाकत को समझते हुए अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास गुप्ता जी को उनके स्वागत उद्बोधन हेतु। नमस्ते। हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, विशिष्ट अतिथि माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, बीबीडी विश्वविद्यालय की चांसलर अलका दास गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित गण, हमारे विधायक योगेश शुक्ला जी, विधायक अदिति सिंह जी, यहाँ पे मौजूद सभी सम्मानित अतिथिगण, बीबीडी परिवार के सभी सदस्य, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स और बीबीडी की शान हमारे छात्र और छात्राएं, मैं आपका बीबीडी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह 2025 में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है कि आज के इस दीक्षांत समारोह में छात्रों का मार्गदर्शन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आज का भारत युवाओं का भारत है और आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। युवा शक्ति ही राष्ट्र की गति, तरक्की और दिशा तय करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए समग्र विकास और उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में युवा के कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता के लिए अनेकों योजनाएं शुरुआत की गई हैं। इन्हीं में से एक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत विद्यार्थियों को लगभग 50 लाख स्मार्टफोन और स्मार्ट टैबलेट्स का वितरण हुआ। हमें खुशी है कि बीबीडी के छात्रों को भी इसका लाभ मिला। ये योजना डिजिटल इंक्लूजन और डिजिटल एम्पावरमेंट का एक सुनहरा प्रतीक है। साथ ही मैं उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जिसके तहत 2,80,000 से अधिक युवाओं को एमएसएमई उद्योगों में रोजगार मिला है। इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश का युवा आज सिर्फ शिक्षित नहीं बल्कि स्किल ड्रिवन, इंडस्ट्री रेडी और एंटरप्रेन्योरियल है।
साथियों, मुझे बताते हुए गर्व है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य से उभरकर एक ग्रोथ इंजन के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत मिशन का एक अहम स्तंभ बन चुका है। चाहे वो सुरक्षा हो या 24 घंटे बिजली या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की वजह से आज उत्तर प्रदेश विकास, निवेश और सुशासन के लिए जाना जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है, चाहे वो जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स हो या गीगा फैक्ट्रीज हो या मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क्स हो। आज हर क्षेत्र में व्यापक विकास हो रहा है। साथियों, आज आपको अपनी नौकरियों के लिए अपने घर से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रदेश एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सेंटर बन चुका है। मुझे खुशी है कि आज हमारे छात्रों का जीवन जब इस नए चरण की शुरुआत कर रहा है तो उन्हें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है, जो अपने आप में एक आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुरुओं में सर्वोपरि हैं। साथियों, इस अवसर पर मैं हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने नेतृत्व और कौशल से पार्टी को हर रूप से मजबूत करा। आपकी मेहनत से आज जल शक्ति मंत्रालय में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सम्मानित किया जा रहा है। आपके आशीर्वचनों से आज हमारे छात्रों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिलेगा। साथियों, बीबीडी विश्वविद्यालय में हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर काम करते हैं। युवाओं को एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट और लर्नर टू लीडर की दिशा में अग्रसर करा जाता है। हमारे विश्वविद्यालय में हम एडवांस करिकुलम के साथ साथ इंडस्ट्री, इनोवेशन और रिसर्च पर ध्यान देते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने कई अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संस्थानों के साथ टाई-अप्स करे हैं। इसी साल हमने लखनऊ में अखिलेश दास गुप्ता स्कूल की स्थापना करी है। आज बीबीडी शैक्षिक संस्थानों में लखनऊ और दिल्ली कैंपस मिलाकर 30,000 से अधिक बच्चा पढ़ रहा है और 1.5 लाख से अधिक पूर्व छात्र पूरे देश में बीबीडी एवं देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आज का यह दिन सिर्फ एक समारोह नहीं है, बल्कि उपलब्धि है। एक ऐसा मुकाम है जिसे आपने अपनी मेहनत, दृढ़ संकल्प और सपनों पर अटूट विश्वास के बल पर हासिल किया है। यह एक नई शुरुआत है, पर जैसा मेरे पिताजी डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता कहते थे, आप सब बीबीडी परिवार का एक अहम हिस्सा है और बीबीडी विश्वविद्यालय के दरवाजे हमेशा आप सबके लिए खुले रहेंगे। हमारे फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स, आप बीबीडी की सबसे बड़ी ताकत हैं। आपने छात्रों को न केवल मार्गदर्शन किया, बल्कि उन्हें उन्हीं की क्षमता समझने, पहचानने के लिए ज्ञान दिया और ताकत दी। अंत में मैं ये कहूंगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बीबीडी से प्राप्त शिक्षा और अपनी मेहनत से जीवन में जो भी करेंगे उसमें अपने माता पिता, बीबीडी विश्वविद्यालय और भारत का नाम रोशन करेंगे। मैं एक बार पुनः पूरे बीबीडी परिवार की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी, विशिष्ट अतिथि श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। सभी अतिथियों, फैकल्टी और स्टाफ मेंबर्स का धन्यवाद करता हूं। यहां मौजूद सभी पेरेंट्स को नमन करता हूं और हमारे प्रिय बच्चों, आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलाधिपति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपके आशीर्वचनों और प्रेरक उद्बोधन से हम सभी स्वयं को नव ऊर्जा से परिपूर्ण पाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद। संस्थान की गौरव उसकी उपलब्धियों में निहित होता है। उन्हीं की उपलब्धियों का वार्षिक विवरणिका के माध्यम से हम आज प्रस्तुत करेंगे और इस विवरणिका प्रस्तुतिकरण के लिए हम आमंत्रित करते हैं कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव जी को। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय कुलाधिपति महोदया श्रीमती अलका दास गुप्ता जी, माननीय
प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागरदास जी, माननीय उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी, माननीय उपाध्यक्ष श्रीमती दिव्यांशी दास जी, माननीय कोषाध्यक्ष श्री आर के अग्रवाल जी, दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथिगण, आमंत्रित जन, संकाय सदस्यगण, समस्त स्टाफ, अभिभावक तथा मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी का बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ के दीक्षांत समारोह 2025 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का यह पावन दिवस न केवल हमारे विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि यह विश्वविद्यालय की निरंतर प्रगति, उत्कृष्टता और समर्पण की परंपरा का भी प्रतीक है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं आपके समक्ष उपलब्धियों और प्रगति का वार्षिक विवरणिका प्रस्तुत कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि इस वर्ष दीक्षांत समारोह 2025 में विश्वविद्यालय कुल 5,746 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान कर रहा है। सत्र 2023-24 के लिए स्नातक यूजी 1,676, स्नातकोत्तर पीजी 687, दंत शल्य चिकित्सा बीडीएस 87, एमडीएस 38, सत्र 2024-25 के लिए स्नातक 2,347, स्नातकोत्तर 727, बीडीएस 19, सत्र 2022-23 दंत शल्य चिकित्सा के लिए बीडीएस 59, एमडीएस 38, कुल पीएचडी उपाधियां वर्ष 2023-24 के वर्ष और 24-25 वर्ष के लिए और 2025-23 वर्ष के लिए संख्या निम्नवत है। 2023 के लिए 31, 2024 के लिए 33 और 2025 के लिए 23 उपाधियां। आज प्रदान किए जा रहे पदक एवं विशिष्ट सम्मान का विवरण निम्नवत है। चांसलर मेडल 2 विद्यार्थियों को, सत्र 2023-24 के लिए 1 एवं सत्र 2024-25 के लिए 1। स्वर्ण पदक कुल 89 विद्यार्थियों को, जिनका विवरण है सत्र 2023-24 के लिए 34 मेडल, 2024-25 के लिए 35 मेडल और दंत शल्य चिकित्सा के लिए 20 मेडल। यह सभी उपलब्धियां हमारे विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और श्रेष्ठ शैक्षणिक प्रदर्शन का सम्मान है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। आप जहां भी जाएं अपने कर्म, नैतिक मूल्यों और उत्कृष्टता के लिए पहचाने जाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आशा करता हूं कि आप सदैव विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करेंगे। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके माता पिता, शिक्षकगण एवं विश्वविद्यालय परिवार को भी इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त अतिथिगण, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत निर्माण में एवं भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय कुलपति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति ने यह संदेश पुनः स्थापित किया है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, समर्पण और निरंतर ही सफलता का मार्ग बनते हैं। अगले सत्र की ओर आगे बढ़ते हुए अब हम समारोह को आगे बढ़ाते हैं और इसका संचालन मैं अपनी सहयोगी संचालिका निहारिका वर्मा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के हाथों में सौंपती हूं कि वो आगामी सत्र का संचालन करें। धन्यवाद डॉक्टर अर्चना शर्मा जी। अब हम दीक्षांत समारोह के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक चरण में प्रवेश कर रहे हैं। यह है शपथ ग्रहण का क्षण। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि प्राप्त डॉक्टर मंजू भारद्वाज प्राचार्य डीपीएस स्कूल से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर पधारें और हमारे विद्यार्थियों को शपथ ग्रहण कराएं। मैं सभी डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से निवेदन करती हूं कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दायां हाथ आगे की ओर बढ़ाएं। सभी डिग्री धारक विद्यार्थियों से विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे साथ दोहराएं। मैं बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की स्नातक प्रतिज्ञा करती हूं कि अपने विचारों, शब्दों और कार्यों से मैं अपने विश्वविद्यालय की गरिमा, सम्मान और अखंडता को बनाए रखूंगी। मैं अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग
समाज की बेहतरी और राष्ट्र की प्रगति के लिए करूंगी। मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चलूंगी और नैतिक मूल्यों को बनाए रखूंगी। मैं ये शपथ पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ मानवता के प्रति गहरी जिम्मेदारी की भावना के साथ लेती हूं। धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई। अब मैं निवेदन करती हूं कि कृपया सभी विद्यार्थीगण अपने अपने स्थान पर विराजमान हों। अब हम उस बहुप्रतीक्षित क्षण में प्रवेश कर रहे हैं जिसका हर विद्यार्थी को वर्षों से इंतजार होता है, डिग्री एवं मेडल वितरण सत्र। मैं कुल सचिव महोदय से विनम्र निवेदन करती हूं कि वे बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति महोदया जी से योग्य विद्यार्थियों को मेडल और डिग्री प्रदान करने की अनुमति ग्रहण करें। अब मैं बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय की माननीय कुलाधिपति महोदया से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे उन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करने की अनुमति दें जिन्होंने अपने शैक्षणिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। क्या इन विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और ज्ञान के प्रति समर्पण के लिए उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं? हाँ, इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी को उन उपाधियों को प्रदान किए जाने की घोषणा करती हूँ जिसके लिए आप समुचित रूप से योग्य पाए गए हैं। धन्यवाद कुलपति महोदय। धन्यवाद। मैं विनम्र निवेदन करती हूं मंचासीन हमारे माननीय मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कुलाधिपति महोदया एवं प्रति कुलाधिपति जी कृपया पधारें और योग्य विद्यार्थियों को मेडल एवं डिग्री प्रदान करें। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूं मुस्कान साहू, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, जिन्होंने चांसलर एवं गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और संपूर्ण संस्थान में शैक्षणिक उत्कृष्टता, नेतृत्व और अनुकरणीय आचरण से एक आदर्श मार्ग स्थापित किया है। हार्दिक अभिनंदन। अब वक्त है गोल्ड मेडल विजेताओं का। आइए तालियों की गूंज से इन स्वर्ण पदक विजेताओं का सम्मान करें जिन्होंने अपने परिश्रम से इस गौरव को अर्जित किया है। इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी पेशवानी शर्मा, बीबीडी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, सुमी गौर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जिविदा शुक्ला, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, स्मारिका सक्सेना, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस, इंशा इमरान, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, मधुलिका, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, ऋषिता अस्थाना, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, नैना सिंह, बीबीडी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, बिभव दुबे, बीबीडी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, पल्लवी राय, बीबीडी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस, नीरज कुमार कुशवाहा, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग,
नीरज कुमार कुशवाहा, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। वर्तिका गुप्ता, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। वर्तिका गुप्ता, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। वैष्णवी यादव, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। शुभम शुक्ला, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज। वैष्णवी श्रीवास्तव, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सारा मेहंदी, स्कूल ऑफ डेंटल साइंसेज। जोरदार तालियां हो जाए। अब समय है उन प्रतिभाशाली शोधार्थियों का जिन्होंने अपने अध्ययन, अनुसंधान और समर्पण से ज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया है। मैं डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित होने वाले शोधार्थियों को आमंत्रित करती हूं। उनके नाम है मयंक जयपुरिया, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। अमृता यादव, स्कूल ऑफ फार्मेसी। मंजू भरद्वाज, स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस। श्वेता सिंह, बीबीडी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस। उषा अरुणिमा, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस। आलोक सरन, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज। समीक्षा गुप्ता, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ओजस्वनी पाल, स्कूल ऑफ एजुकेशन। शैलजा पांडे, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। नेहा शर्मा, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज। आफरीन हसन, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। फरहीन आजाद, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। सारा जैदी, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। कुमारी अनुकृति मिश्रा, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। धन्यवाद। इन्हें हृदय से शुभकामनाएं कि अपने ज्ञान से समाज और राष्ट्र का मार्ग आलोकित करें। आइए इस उपलब्धि के लिए एक बार फिर तालियों की गूंज से इस प्रेक्षागार को गुंजायमान करें। इस गरिमामयी बेला में हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी जीवन यात्रा प्रेरणा का प्रतीक है, जिन्होंने अपने कर्म, विचार और समर्पण से समाज में एक अनुकरणीय छाप छोड़ी है। अतः मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे आज के माननीय विशिष्ट अतिथि, उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी को, कि वह अपने विचारों से हमें आलोकित करें। राज्य के
लोकप्रिय, यशस्वी, जो राज्य के सभी के दिलों में राज करते हैं, ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय कुलाधिपति श्रीमती अलका दास जी, माननीय विराज सागर दास जी, सुश्री सोनाक्षी दास जी, श्री आर.के. अग्रवाल जी, डॉक्टर सुधर्मा सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी, मंच की संचालन कर रही अर्चना शर्मा जी, वर्मा जी, विश्वविद्यालय परिवार के सम्मानित सदस्यगण, सभी शिक्षकगण, दीक्षांत प्राप्त करने वाले भाई राष्ट्र निर्माताओं को मैं जल शक्ति मंत्री के नाते शीश झुकाकर आप सबका प्रणाम करता हूं। इस मंच पर एक विश्वविद्यालय के परिसर में मैं नहीं बल्कि ज्ञान, अनुसंधान और राष्ट्र निर्माण के प्रकाश स्तंभ के रूप में आप सब उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी बाबू बनारसी दास जी ने जिन मानव कल्याण और शिक्षित समाज और सशक्त भारत का सपना देखा था, उसे आज आप सब मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। यहां उपस्थित देश और समाज के लिए, ऐसे इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपना लोग जीवन समर्पित कर दिए, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, सरदार अपने राणा प्रताप सिंह जी रहे हों, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, सरदार पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर। आज मैं ऐसे 3 लोगों का थोड़ा मैं कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा उस ब्लॉक के लोग जवाब देंगे, उस व्यक्ति का नाम थोड़ा बताएंगे, वो व्यक्ति कौन है। एक बचपन में ही संघ का प्रचारक निकलता है, अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित करता है। इसलिए आपके सामने चित्र रखता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में भी, समाज के क्षेत्र में कितने त्यागी लोग होते हैं, अपना पूरा जीवन समर्पित करते हैं, फिर देश के मुखिया बनते हैं। ऐसे सालों की समस्याओं को एक झटके में निस्तारण करते हैं, चाहे 370 धारा हो, राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे सीरिया में नर्स बेटियां फंस जाए आतंकवादियों के बीच में, उनको सुरक्षित निकालकर हिंदुस्तान लाना हो, या देश का नाम जो वंदे मातरम, भारत माता के लिए लोग गोलियां खा जाते थे, ऐसे उन धरती पर भी लंदन और विक्टोरिया महल में भी भारत माता का जय और वंदे मातरम बुलवाने वाले ऐसे व्यक्तित्व जो देश के सबसे ऊंचे पद पर हैं, क्या उस ब्लॉक में बैठे हुए लोग बताएंगे वो कौन व्यक्ति है? जोर से बोलो, कौन है? मित्र ऐसा नेतृत्व है कि उनके परिवार का एक सदस्य भी उनका साल भी नहीं छू सकता है, और उनके सरकारी के गाड़ी में भी उनके परिवार का एक व्यक्ति बैठ नहीं सकता है। उनका जीवन देश के लिए समर्पित है। इसी तरह एक व्यक्ति, एक बालक 90 के आसपास संन्यास लेता है। इस ब्लॉक के बेटियां, बच्चे बताएंगे, संन्यास ले लेता है, उच्च कोटि में जन्म लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने उस गद्दी के महंत उनकी प्रतिभा तेजस्वी को देखकर पहचान कर उनको अपने साथ ले आते हैं, एक बालक को, और 94 में संन्यास ग्रहण करते हैं। और एक दिन ऐसा मौका मिलता है कि राजनीति के क्षेत्र में सांसद बनते हैं कई बार, फिर एक राज्य के, देश के एक राज्य के मुखिया बनते हैं, और जो राज्य की स्थिति थी 17 के पहले या राज्य के, कि दिन में लोग ट्रैक्टर उठा ले जाते थे, रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था,
5 बजे दरवाजा बंद कर लेते थे, बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, बिजली आती नहीं थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, राज्य के लोग नाम ले लेते थे, किसी राज्य में होटल भी नहीं मिलता था, और अपने बहन अपने परिवार के लिए 5 रुपया भी नहीं दे सकता है, और कोई सरकारी गाड़ी में बैठ भी नहीं सकता है। केवल कानून का राज करते हैं और कानून पालन करता है, और कितना से कितना बड़ा बदमाश हो, यदि कुछ बोल दिया, राज्य में नुकसान कर दिया, तो वह बच नहीं सकता है, या तो धरती में गाड़ा जाएगा, या आसमान में जाएगा, या प्रदेश छोड़कर भाग जाता है। 68 करोड़ लोग राज्य के अंदर पर्यटक आते हैं और स्नान करके कुंभ में जाते हैं। न एक दिन चोरी, न बस को कोई लूटता है, यात्री सड़क पर सो जाते हैं, 20-20 किलो 10-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर भी राज्य की प्रशंसा करते हुए पूरे देश के अंदर जाते हैं। और वह व्यक्ति ऐसा है, उसका जीवन ही देश के लिए, राज्य के लिए, और करोड़ों लोगों को रोजगार, 8 लाख नियुक्तियों में न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न 1 रुपया रिश्वत लगता है राज्य के अंदर। जानते हैं उस राज्य का सबसे बड़ा नेता कौन है? तो एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत कर दीजिए। न अपना मकान, न दुकान, कुछ नहीं, केवल राष्ट्र के लिए। लेकिन एक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, उसकी भी कहानी बताना पड़ेगा। उसके लिए जो आगे शिक्षक बैठे हैं इन्हीं बताएंगे, और हमारी विधायिका अदिति बैठी है, ही बताएगी। एक नौजवान पढ़ने में बहुत अच्छा विद्यार्थी, युवा, एनडीए का पेपर देने जाते हैं और असफल हो जाते हैं, उनसे कमजोर बच्चे आ जाते हैं, उनके मन में आता है कि अपना जीवन अब समाप्त करो, जीवन बेकार है। तो ऋषिकेश के घाट पर जाते हैं, जब तक एक संत प्रकट होता है कहीं से, और उस बालक के सर पर हाथ फेरता है, कहता बेटा चिंता मत करो, असफल हुए क्या से, तुम जाओ गीता कंठस्थ करो, उसके बाद आगे अपना काम करो। वो बालक आता है, गीता कंठस्थ करता है, देश का वैज्ञानिक बनता है, देश के ऊंचे पद पर बैठता है, लेकिन अपना उसका निजी मकान नहीं होता है। और वो बच्चों से प्यार करता है। स्कूल में जहां जाते थे केवल बच्चों से प्यार करते थे, न कंघी की जरूरत, न बाल सेटिंग करने की जरूरत, न ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और ऐसा नेतृत्व मेरे देश के सामने, हमारे देश के पास रहता है। बताएंगे कौन था? अब्दुल कलाम साहब थे। मित्रों, तब देश चल रहा है, तब राज्य चल रहा है, क्योंकि आप भी डिग्री लेकर इस राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। इसलिए अंतिम में 4 शब्द और: सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। ये नहीं कि आप बड़े आदमी, रिक्शा चालक से थोड़ा आपकी बस, आपकी फॉर्च्यूनर टकरा गई, उतर कर रिक्शा चालक को 2 कंटाप दिया। अरे भाई, थोड़ा सा लग गया तो सर पर बर्फ रखो। थोड़ा सा चलते फिरते क्रोध में बात मत कर लो, गाड़ी से उतर कर जाम लगा देते हो बिना मतलब का। तो थोड़ा क्रोध मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो, मीठा बोला करो। कभी पत्नी क्रोध करे तो चुप हो जाए करो, कभी तुम क्रोध करो तो वह चुप हो जाए करे। इसलिए सर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग और पैर में चक्कर। सोचा करो ठंडे दिमाग से, बोला करो मीठा, मिर्ची जैसा मत बोला करो। इसलिए कड़ू न लगे किसी को, शांति से रहो और अपने शरीर की चिंता करो। बाकी सब महाराज जी पर छोड़ दो। महाराज जी का बस चलेगा तो अपने चम्मच से भोजन करवाएंगे। बाकी स्वस्थ रहो और थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ो, झगड़ो मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायक और गरिमामयी संबोधन ने यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को गहराइयों से स्पर्श किया है। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय कुलाधिपति महोदया जी से कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल भेंट करें। मैं निवेदन करती हूँ माननीय
प्रतिकुलाधिपति जी से कि कृपया हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं श्री अमित कुमार से अनुरोध करती हूं, कृपया हमारे मुख्य अतिथि की चित्राकृति का स्केच लेकर मंच पर पधारें। धन्यवाद। मैं निवेदन करती हूं माननीय कुलाधिपति महोदया जी से कि कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री जी को शॉल भेंट करें। मैं निवेदन करती हूं माननीय प्रतिकुलाधिपति जी से कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय कैबिनेट मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं श्री अमित कुमार से अनुरोध करती हूं, कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि की चित्राकृति का स्केच लेकर मंच पर पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस पावन अवसर पर हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके नेतृत्व, संकल्प और राष्ट्रनिष्ठा ने उत्तर प्रदेश को प्रगति पथ पर अग्रसर किया है। मैं बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें अपने अनमोल विचार और संबोधन हेतु आमंत्रित करती हूं। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के आज के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती अलका दास जी, विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके श्रीवास्तव जी, प्रति कुलपति प्रोफेसर एससी शर्मा जी, विश्वविद्यालय की उपाध्यक्ष सुश्री सोनाक्षी दास जी, कोषाध्यक्ष आर के अग्रवाल जी, कुल सचिव डॉक्टर सुधर्मा सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं के प्रति, उनके अभिभावकों के प्रति अपनी बधाई देता हूं और इस अवसर पर जिस महान विभूति के नाम से यह विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
बाबू बनारसी दास जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के रचनाकार पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास जी की स्मृति को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज का ये समारोह केवल एक दीक्षांत समारोह का जो औपचारिकता है, पास आउट बैच मात्र नहीं है, बल्कि इंडियाज ट्रांसफॉर्मिंग जनरेशन का एक उदाहरण भी है। और इसके लिए जो छात्र छात्राएं यहां से अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनके विजनरी लीडरशिप में आने वाले समय में हमारा भारत या हमारा प्रदेश एक नई गति प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत, तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना, हमेशा अच्छे कार्य के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव ईमानदार बने रह करके उसका अनुपालन करना, और अपने जीवन में सदैव अपने से बड़ों का सम्मान करना, यानी मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का भाव, ये संस्कार हमारे मन में सदैव बना रहना चाहिए। भारत का कोई स्नातक जब अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, इस भाव से ओतप्रोत होकर के जब निकलता था, तब भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित पाता था। भारत तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था। हम जो करते थे दुनिया उसका अनुसरण करती थी, लेकिन जब हमने दुनिया का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया, तो हमारी ताकत भी उसी प्रकार से कम होती गई। और आज भारत की स्थिति क्या है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। यह
एक प्रश्न हम सबके सामने सदैव बना रहना चाहिए और इसीलिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में हमेशा होना चाहिए, हमारी पहचान बननी चाहिए। विश्वविद्यालय जिस विभूति के नाम पे स्थापित हुआ, बाबू बनारसी दास, यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था। देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। अग्रिम पंक्ति में लड़कर के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश कैसा बनना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान जिन भी कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भाव इन्हीं विभूतियों के छुपे होते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में उस समय सोचा था। आज उसे मूर्त रूप देने का सौभाग्य हम सबको उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रहा है। अपने उन विभूतियों के प्रति जिनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव हमारे अंतःकरण में हो। और दूसरा, जिस महापुरुष ने इतना बड़ा संस्थान अपने पूर्वजों की स्मृति को समर्पित करते हुए आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ते हुए यह संस्थान प्रदेश की राजधानी में दिया, स्वर्गीय अखिलेश दास जी, उनके प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि का भाव और श्रद्धा का भाव हमारे मन में होना चाहिए। स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने केवल शिक्षा के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के साथ भी संस्थान को जोड़ा था। आज आप देख रहे होंगे नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने जो दूरी तय की है, एक लंबी छलांग लगाने के लिए दुनिया के अंदर भारत आज जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ आगे बढ़ा है, वो हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। आप सोचिए कि 2011 में विश्वविद्यालय बनने के बाद से ही विश्वविद्यालय ने अपनी न केवल एकेडमिक एक्टिविटीज को बल्कि उसके साथ स्पोर्ट्स को भी जोड़ते हुए यहां पर एक साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। आज तो स्वयं प्रधानमंत्री जी देश के अंदर इसको लीड कर रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया खेलो के माध्यम से 2014 में पूरे देश के अंदर एक अभियान चलाया। फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से लोगों को स्पोर्ट्स के लिए कुछ समय देने के लिए, कार्यक्रम के लिए उसे तैयार किया। सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भी खेलकूद के प्रति लोगों के मन में एक भाव पैदा हो, इसके लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और आज आप देखते होंगे स्पोर्ट्स लोगों के दिनचर्या का एक हिस्सा बनता जा रहा है और यह किसी एकेडमिक संस्थान में स्पोर्ट्स भी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और उसके पास इतना भव्य स्टेडियम भी हो, बैडमिंटन एकेडमी भी हो। यह बीबीडी की एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेशवासियों के लिए, लखनऊ वासियों के लिए। अखिलेश दास जी यूनियन कैबिनेट में
जब थे तो उस समय मुझे भी सांसद के रूप में देश की संसद में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं देखता था उनके सहज और सरल व्यवहार को, विकास के प्रति उनके मन में एक उदग्र भाव को, शिक्षा के प्रति, समाज सेवा के प्रति उनके मन में जो एक सकारात्मक भाव था वह हम सबको तब भी देखने को मिलता था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज उन भावों को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति और विश्वविद्यालय के प्रति कुलाधिपति श्री विराज सागर दास और उनकी पूरी टीम अपने संस्थापकों के इस विजन को मूर्त रूप देकर के उसे मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और अब केवल यह एक रूटीन के डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान नहीं, बल्कि भारत की और वर्ल्ड यानी ग्लोबल इमर्जिंग सेंटर के रूप में, उस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में बीबीडी को स्थापित करने की दिशा में उनके द्वारा एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया तकनीक को तेजी के साथ अपना रही है। इसमें हम अपने आप को रोक नहीं सकते। याद रखना, दुनिया जहां जा रही है, हमें दुनिया से 10 कदम आगे की सोच लेकर के जब हम चलेंगे, तब दुनिया हमारा अनुगमन करने के लिए मजबूर होगी। हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। आपने पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास की यात्रा को देखा है। भारत की जो विकास यात्रा पिछले 11 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिल रही है, इस विकास यात्रा को जिसका आज दुनिया भी उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को मजबूर करती है कि हां, हमें इसको अंगीकार करना ही होगा। और हर भारतवासी भी जिस पर गौरव की अनुभूति आज के दिन पे कर सकता है, वह सबसे पहले परसेप्शन 14 के पहले और 14 के बाद कितना परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है। लोगों में जो हताशा थी, निराशा थी, उसे आशा और उत्साह में भरने का काम 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिल रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत ने एक नई छलांग लगाई है। आप याद करिए, आपके सामने 2014 से ही जब भारत ने यानी छोटे छोटे प्रयोग करके दुनिया को बताया कि इसके परिणाम क्या होने जा रहे हैं। लोगों को पहले लगता था कि एक केवल टाइम पास करने का एक माध्यम होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आने प्रारंभ हुए, जब मोदी जी ने कहा कि हर गरीब के बैंक में अकाउंट होने चाहिए, तो लोगों ने प्रश्न किया कि 15 लाख कहां है। आप याद करिए, जिनकी नकारात्मक दृष्टि होती है वे नकारात्मक स्वर बोलते हैं। जिनको कुछ नहीं करना होता है, हर सकारात्मक कदम का वे विरोध करते हैं। और उन्होंने प्रश्न करने शुरू किए थे। मोदी जी ने उसकी चिंता किए बगैर हर गरीब के बैंक में अकाउंट खुलवाए। जो पहले एक मील की कौड़ी थी, बहुत कठिन था, नहीं हो सकता था, नहीं हो पाता था, क्योंकि कोई भी गरीब बैंक में जाता था तो बैंक उससे सबसे पहले एक अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए की मांग करता था। उसके पास नहीं होता था। मोदी जी ने कहा 0 बैलेंस पे अकाउंट खोल दो। फिर उसके अकाउंट में कुछ धनराशि उपलब्ध करवाई
कि अभी कभी उसको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको देंगे। और फिर उन्होंने देश के अंदर डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ा करके आज डीबीटी के माध्यम से शासन की सभी योजनाएं बिना किसी कट के सीधे गरीब के खाते में जब जा रही है तो देश के अंदर 50 करोड़ परिवार सीधे सीधे उन योजनाओं के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। यानी भ्रष्टाचार पर कितना बड़ा प्रहार है। सब कुछ डिजिटल पेमेंट के साथ जुड़ गया है। लोगों को किसी को समझ ही में नहीं आता था कि बैंक में गरीब का खाता खोलकर क्या होगा। उसमें भ्रष्टाचार पहले होता था और जिसके बारे में स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बार बार भी कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं लेकिन गरीब के पास 15 पैसा पहुंच पाता है, बाकी पैसा बीच में गायब हो जाता है। यह उनकी चिंता थी। तब तकनीक के प्रति इतनी जागरूकता नहीं, लेकिन उस समय किया गया। आज हमारे पास डिजिटल इंडिया मिशन है। युवाओं के लिए पीएम स्टार्टअप की स्कीम है, पीएम स्टैंडअप की स्कीम है। और जब पूरी दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के साये में जी रही थी, दुनिया की सुपर पावर भी इस महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत अपने यहां बेहतर कोविड प्रबंधन के साथ ही भारत न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपने यहां लॉन्च कर रहा था। याद करिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक परंपरागत डिग्री को नहीं, जो मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन की घोषणा की, पीएम स्टार्टअप की स्कीम जो देश के अंदर लागू की थी, पीएम स्टैंडअप की स्कीम लागू की थी, पीएम मुद्रा की स्कीम जो लागू की थी, इन सबको जोड़ करके कैसे हम अपने यूथ की उन आकांक्षाओं को नया पंख लगा सकते हैं, इस दृष्टि से मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से इसे आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने केवल यही नहीं किया, उन्होंने कहा हमारे पास स्केल है, लेकिन उस स्केल को स्किल में बदलना है। आप सोचिए, भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा राष्ट्र है। देश के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारी 56% आबादी ऐसी है जो वर्कफोर्स है, जो कामकाजी है, उसके लिए कार्य चाहिए, उसकी अपनी आकांक्षाएं हैं, उसके अपने सपने हैं। उन सपनों को उड़ान चाहिए और इसके लिए हमारे संस्थानों को तैयार होना है। और इसके लिए मोदी जी ने वे तमाम स्कीम तो दी, लेकिन साथ साथ उन्होंने 2020 में जब कोविड जैसी महामारी के सामने दुनिया पस्त थी, तब उन्होंने भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दी, जिसमें स्केल को स्किल के साथ जोड़ते हुए भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी स्किल पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नए महत्वपूर्ण कदम को आगे बढ़ाया था। और स्केल और स्किल के इस बेहतरीन समन्वय का केंद्र बिंदु लखनऊ में अगर है तो वह बीबीडी यूनिवर्सिटी उसमें से एक है। इसमें हम सबको उसका एक समन्वित रूप यहां पर देखना चाहिए। हमें उस दिशा में आगे कार्य करना होगा। आज आप देख रहे होंगे हर एक क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल यह एक टेक्नोक्रेट के लिए ही नहीं, डेंटल साइंसेज में भी उसका क्या उपयोग हो सकता है, लॉ में उसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट में एआई का उपयोग कैसे हो सकता है।
हमारे डे टू डे के कार्यों में एक पत्र भी ड्राफ्ट करना है, तो यही आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। और मुझे लगता है ये आज की आवश्यकता है। लेकिन याद रखना, वह आपके द्वारा ही संचालित हो, आप उसके द्वारा संचालित न हो। कोई भी तकनीक होनी चाहिए वो मनुष्य के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। मनुष्य उसके द्वारा संचालित न होने लग जाए, उस खतरे से हमें अभी बचने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा रोबोटिक में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। उसमें हमारे स्तर पर भी कुछ कार्य होने चाहिए। हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारा इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसे भी इस दिशा में नए प्रयास को आगे बढ़ाना होगा, उस दिशा में अपने आप को तैयार करना होगा। जो प्रोजेक्ट वर्क मिले हम उस दिशा में प्रयास करें। हमारी यहां की आवश्यकता क्या है? यहां के युवाओं की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां के श्रमिकों की, यहां के अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की, क्या हम रोबोटिक का उपयोग करते हुए जो अभी भी ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों के माध्यम से अक्सर हमें जनहानि देखने को मिलती है, क्या उस जनहानि को रोकने के लिए हम रोबोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? और हो सकता है। जैसे आप देखते होंगे अक्सर सीवर के मेन होल की सफाई करते हुए जब कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य वहां जाता है, कोई सफाई कर्मी वहां जाता है, अक्सर वहां पर रिसने वाली अमोनिया और मीथेन गैस की चपेट में आता है और दम तोड़ देता है। अनह्यूमन भी है। एक मनुष्य सीवर की सफाई करने के लिए जाए, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ भी होता है। क्या आप पैसे से किसी व्यक्ति की जिंदगी को वापस कर सकते हैं? कभी नहीं। हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, रोबोट उसमें एक योगदान दे सकता है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, हम उसके अनुरूप रोबोट को तैयार करते हुए और उस सीवर लाइन को और मेन होल को सफाई करने में उसका उपयोग करेंगे। जनहानि भी रुकेगी, कार्य आसानी से भी होगा और साथ साथ हम लोगों को एक बेहतर, यानी जिसे आप ईज ऑफ लिविंग कह सकते हैं, इस लक्ष्य को प्रदान करने में हम भी अपने स्तर पर उसे योगदान दे सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर रखा है, या सामान्य रूप से हम लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, हम वहां के नियम कानून को मानते हैं और नियम कानून को इस रूप में मानते हैं दोनों प्रकार से। ट्रैफिक सेंस की दृष्टि से भी मानते हैं। ट्रैफिक के लिए अगर रेड लाइट आ गई तो हम वहां गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, फोर व्हीलर में है सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अपने देश में हम बाइक से जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रेड लाइट आएगी तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पहले रेड लाइट का उल्लंघन करेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये नकारात्मक भाव है। हम दुनिया के अंदर कानून मानते हैं, अपने देश के अंदर कानून नहीं मानते। हम जाएंगे विश्वविद्यालय परिसर में हैं और विश्वविद्यालय परिसर में रह करके हमने कुछ भी खाया और उसके रेपर को हम सड़क पे फेंकते हैं। कहीं डस्टबिन होगा वहां डाल सकते हैं,
नहीं है तो अपनी जेब में रख करके जब डस्टबिन आएगा तब डाल सकते हैं, लेकिन एक सिविक सेंस वहां पे हमारा लुप्त हो जाता है। हम अपनी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि जहां मर्जी आते हैं वहां कूड़ा फेंक देते हैं। और हर एक कार्य की जिम्मेदारी, ये केवल संस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, घर में भी यही होता है। घर में भी हम यही कार्य करते हैं, घर के अंदर भी जहां तहां फेंकते हैं और बाकी कुछ बच जाता है तो घर का कूड़ा सड़क में फेंक देते हैं। और हमें मानते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, सफाई कर्मी आएगा, वो अपने आप उठा देगा। हमारी सिटी क्या साफ रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। मैं आश्चर्यचकित था, लखनऊ में G20 की एक समिट थी। हम लोगों ने एक G20 रोड बनाया, उसकी सजावट की और सजावट करके वहां अच्छे गमले लगाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैंने एक दिन देख रहा था, मैं कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी, लेकिन वो जल्दी जल्दी भरे जा रहा है। हमने कहा देखो पकड़ेंगे तो भी बेइज्जती है, पूरी सिटी की बेइज्जती होती है, और कार्रवाई न करें तो भी एक अच्छा कार्य जो किया गया है प्रशासन के द्वारा या व्यवस्था के द्वारा वह भी भंग हो रहा है। तो हमने कहा उनको बुला करके केवल ये फुटेज दिखा दो कि देखो भाई कुछ गमले हमारे गायब हुए हैं, सीसीटीवी फुटेज में ये आपकी गाड़ी आ रही है, आपका फोटो आ रहा है, भाई इतना बोल करके छोड़ देना। ये स्थितियां हैं और इसीलिए मैं आप सबसे कहूंगा संस्थान हमें टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़े, लेकिन साथ साथ उन संस्कारों के साथ भी जोड़े जिसपे एक मजबूत इमारत का निर्माण हमें विकसित भारत के रूप में करना है। याद रखना, विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वह विकसित यूपी से होगा, और विकसित यूपी से वह तब सब सपना साकार होगा जब आप सभी मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति नहीं, सरकार अपने स्तर पर इनिशिएटिव ले सकती है, तो अगर कदम आगे बढ़ा सकती है। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा, ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे, फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है, याद करना कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती है, जितनी स्कीम निकलती हैं उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3 में। आज यूपी पीछे नहीं है किसी भी उसमें। आप देखेंगे यूपी आज देश के अंदर अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें समाधान पे विचार करना होगा। याद रखना, जीवन में सफलता के 2 ही मार्ग हैं, और सफलता का सबसे बड़ा मार्ग है
हम समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता प्राप्त होगी। हम समस्या की तरफ जाएंगे, समस्या को बार बार गिनाते रहेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। समस्या की बजाय समाधान पर ध्यान दीजिए और समाधान का मार्ग तब निकलेगा जब हम सभी मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास प्रारंभ करें। आखिर यही प्रदेश था ना 2017 के पहले। याद करिए जब प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी, चैलेंज था हम सबके सामने, क्योंकि पहचान का संकट था उत्तर प्रदेश के सामने। लोग बोलते थे क्या होगा, युवा के सामने पहचान का संकट, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर, बेटी सुरक्षित नहीं, व्यापारी भी सुरक्षित नहीं, नौजवान की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उसके हाथ को कार्य चाहिए थे, अच्छे शिक्षण संस्थान ढूंढे नहीं मिल पाते थे, जो प्रदेश में नया निवेश की बात तो दूर, जो पहले से निवेश किए थे वे प्लान कर रहे थे और भारत सरकार की मीटिंग में जाते थे तो उत्तर प्रदेश की गिनती कहीं नहीं होती थी। और उस समय जब प्रयास प्रारंभ हुए, हम लोगों ने कहा कि भाई हम सबको लेकर के चलेंगे। मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास, ये हमारा मंत्र होगा, लेकिन अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। लोगों को लगता था कि सब एक घोषणा है। हमने कहा घोषणा नहीं भाई, देखो जब मूर्त रूप देंगे तो आप सब चिल्लाएंगे। और आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था का एक मॉडल दे दिया। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, देश के अंदर विभिन्न राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश आज उसका एक मॉडल देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने यह कर दिया है। ये प्रयास करने से होता है, ऐसा नहीं कि उस पर नियंत्रण हो सकता है। जहां हर तीसरे दिन दंगा होता था, 8 साढ़े 8 वर्ष से आपने देखा होगा कोई दंगा नहीं, कोई शोरगुल नहीं, पर्व और त्योहार उत्साह और उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं और हर एक तबके के मनाए जा रहे हैं। हर एक, क्या होली हो, क्या दीपावली, क्या विजयादशमी, क्या रक्षाबंधन, क्या क्रिसमस, क्या ईद, बकरीद, सब कुछ तो सारे पर्व और त्योहार बहुत उमंग और उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। आज जब कोई पूछता है या मेरे पास आते हैं लोग, मैं पूछता हूं त्योहार अच्छा हो गया ना, अच्छा हो गया। मैं उनसे तब पूछता हूं कि देखिए कानून का शासन ऐसे ही होता है। कानून शब्द लगता भले ही बुरा है, लेकिन जब उसको व्यक्ति अंतःकरण से स्वीकार करता है तो उसका फल ऐसे ही होता है जैसे दवा कड़वी तो लगती है लेकिन उसके परिणाम सुखद होते हैं। ऐसे ही कानून है हमारे जीवन का हिस्सा, हमें उसका पालन करना ही होगा, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही होगा। और यह जब हम करेंगे तो हर एक क्षेत्र में उसके परिणाम हम सबको देखने को मिलेंगे। एक कानून व्यवस्था पे कार्य किया गया, परिणाम क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की झड़ी लग गई। जिस प्रदेश में 5 वर्ष में 50,000 करोड़ का भी निवेश नहीं आ पाता था, उस प्रदेश में हमने 8 वर्ष में 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को लाने में सफलता प्राप्त की। अनुमान करिए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी भी पहल होती, जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता निकलता है। मैं भौचक था और यह आदत भी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त होता है। मन में एक भाव था, यह देश जब आजाद हुआ था तब उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। 1950 में उत्तर प्रदेश भारत के अंदर
भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का शेयर हुआ करता था 14%। और 2017 में जब हम लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता हमारे पास आई, हमने देखा भारत की अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान क्या है, तो ये मात्र 8% से कम रह गया था, 8% से भी कम रह गया था। यूपी में निवेश क्यों नहीं हो रहा है? कारण है सुरक्षा नहीं। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी? कोई सुरक्षित नहीं। सुरक्षा की गारंटी उसे मिलनी चाहिए। हमने कहा हम इस गारंटी को लेंगे, और उन्होंने कहा साहब नियमों में सरलता होनी चाहिए। हमने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यूपी 14 नंबर प्रदेश में था, यानी देश के अंदर जितने राज्य थे यूपी का स्थान 14वें नंबर पर था। हमने कहा यूपी को हम टॉप स्टेट में लेकर के जाएंगे, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, हमने मात्र 2 वर्ष के अंदर यूपी को नंबर 2 स्थान पर पहुंचाया, और आज देश के अंदर टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की गिनती होती है। उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में हमें कार्य करने हैं। आज हमने इसके लिए पॉलिसी बनाई। पिक एंड चूज नहीं होगा, पिक एंड चूज नहीं होगा। जब स्वर्गीय अखिलेश दास जी ने यहां विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय लिया होगा, उनसे कहा गया होगा कि आप 100 एकड़ लैंड पहले इकट्ठा करिए तब। अब आप सोचो कि उस समय ये आउटर सिटी था, उन्होंने अपनी क्षमता और सामर्थ्य से 100 एकड़ के एक क्षेत्रफल में विश्वविद्यालय बना लिया। आज के दिन पे कोई बना पाएगा? नहीं बन पाएगा। लखनऊ जैसी सिटी में 100 एकड़ लैंड, ये बहुत कठिन कार्य है, किसी प्राइवेट इन्वेस्टर के लिए असंभव कार्य है। लेकिन उसी समय सरकार के चहेते लोगों के लिए 10 एकड़ में भी विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृति दे दी गई। पिक एंड चूज। हमने कहा ये पिक एंड चूज नहीं हो सकता। हम किसी का चेहरा देख करके निर्णय नहीं लेंगे। सरकार की पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, चेहरा देख करके नहीं, उसकी क्षमता और उसकी योग्यता को देख करके एक समान पॉलिसी हो, पॉलिसी के दायरे में लोग आए और उसका लाभ लें। इसके लिए हम लोगों ने यूपी के अंदर अलग अलग सेक्टर की 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, और पॉलिसीज के तहत कहा कि भाई लैंड बैंक हमारा, आप आइए, इस पॉलिसी को देखिए, आपको अच्छा लगता है यहां निवेश करिए, सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी देगी, हर प्रकार की सुविधाएं देगी, आप आइए। तभी निवेश आया अलग अलग सेक्टर में। आपने देखा होगा सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? जब आपके ऊपर संकट आता है। देश के सामने ऐसे संकट आया, और प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा भारत के पराक्रम को, भारत की रक्षा सेनाओं के पराक्रम को, और उस पराक्रम में हमारे सेना के जवानों का साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और सानिध्य तो था ही। उत्तर प्रदेश राज्य को भी गौरव की अनुभूति होती है कि हम भी भारत की रक्षा सेनाओं के साथ में थे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल इसी लखनऊ में बनी है, और ये उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का पार्ट है। मुझे याद है जब ब्रह्मोस मिसाइल के लिए लैंड देनी थी, कहां लैंड मिलेगी? मैंने कहा लखनऊ में मैं लैंड दूंगा और फ्री में लैंड दूंगा। देश की सुरक्षा का मामला आएगा, हम सब कुछ करेंगे। हमने फ्री में लैंड दी। लोगों ने कहा कि इतना पैसा आप जमीन पे लगाएंगे, कैसे आगे चलेगा? हमने कहा सब पैसा यहीं से आएगा, देखना। और पहली खेप वहां से निकली है। आप मान के चलिए कि हर वर्ष जब पूरी कैपेसिटी से ब्रह्मोस मिसाइल का या नोड काम करना प्रारंभ करेगा, उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष
300 से लेकर 500 करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त होगा। हमारी लैंड की कॉस्ट क्या होती? जब 2020 में हमने लैंड का ऑफर किया था और ये लैंड 2022 में उपलब्ध करवाई, तब इस लैंड की कॉस्ट मात्र थी बामुश्किल से 200 करोड़। सभी प्रकार की यानी विकसित लैंड के बाद 200 करोड़ होती, लेकिन हमें उसके बदले में कई गुना पैसा मिल रहा है आज के दिन पे राज्य को। ऐसे ही ड्रोन टेक्नोलॉजीज का भी एक बड़ा सेंटर यूपी बने, इसमें भी यूपी में बने हुए ड्रोन ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और ड्रोन जो इस्तेमाल किया गया था, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, वह ड्रोन भी यूपी के अंदर ही बने हैं और यूपी के नौजवानों ने ही बनाए हैं। याद रखना, आज यूपी एआई का भी, डाटा सेंटर का भी, यूपी आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में रोबोटिक का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और मेरा मानना है यह आज की आवश्यकता है, हम उससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते। और मैं विश्वविद्यालय से भी कहूंगा, इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को अपना पार्ट बनाएं। इसके नींव इस बात के लिए हमें प्रेरित करता है कि हम अपने यहां शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी प्रारंभ करें। सर्टिफिकेट कोर्सेज हों, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 वर्ष के। डिप्लोमा कोर्सेज हों ड्रोन टेक्नोलॉजी में, रोबोटिक में, आईओटी में, एआई में, अलग अलग उसमें हम इस दिशा में अगर कार्य करना प्रारंभ करेंगे और फिर अलग अलग सेक्टर में इसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। रेलवे स्टेशन पे 1 कुंटल का बोझा अपने कंधे पे लाद करके किसी एक श्रमिक को ले जाने की बजाय अगर हम रोबोट का इस्तेमाल करें, कितना अच्छा होगा। आज के समय में एक व्यक्ति 1 कुंटल का बोझा लाद करके जा रहा है, अगर हम रोबोटिक का इस्तेमाल कर लें, तनी एक छोटी सी टेक्नोलॉजी, उसको भी राहत मिलेगी और नए लोगों को जॉब भी। टेक्नोलॉजी जॉब को कट नहीं करता है, टेक्नोलॉजी नए अवसर देता है। हां, उस नए अवसर को हम किस रूप में भुनाते हैं, यह हम पे निर्भर करता है। याद करना, टेक्नोलॉजी के बारे में लोग तमाम प्रकार की भ्रांत धारणाओं को फैलाने का प्रयास भी करेंगे, हमें उसमें नहीं आना है। याद करिए ना, 1990 के दशक के प्रारंभ में कंप्यूटर का चलन प्रारंभ हुआ था। बहुत सारे संस्थान स्ट्राइक पे चले गए थे, उन्होंने हड़ताल कर दी थी, नहीं साहब हम नहीं अपनाएंगे, ये रोजगार पे प्रहार होगा। आज तो हर एक सेक्टर में कंप्यूटर है, रोजगार कम नहीं हुए, रोजगार के अवसर बढ़े हैं, नए अवसर बढ़े हैं। हमें उन नए अवसरों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, नए नए सेक्टर में। और अलग अलग सेक्टर है, इतना बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। हम युवाओं की इन आकांक्षाओं को उड़ान देने के लिए, उसके पंखों को उड़ान देने के लिए नए अवसर दे सकते हैं, नए प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हमारे युवाओं को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा और बीबीडी इसके लिए अपने आप को तैयार करे। बीबीडी को इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने संस्थापकों के विजन को मूर्त रूप देना है और मूर्त रूप देने के लिए ही यह दीक्षांत समारोह आपके लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज यहां पर जो उपाधि धारण करने वाले छात्र छात्राएं हैं, इन्होंने जो कुछ भी यहां अर्जित किया है वह, और देश और दुनिया में जो कुछ भी आप देखेंगे वह भी हमें अपने लिए तैयार करना होगा, देखना होगा। जीवन भर आपके पास नया कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, पूरे जीवन में आपको सब कुछ देखने और सीखने का अवसर प्राप्त होगा।
और मैं तो इस बात को हमेशा मानता हूं, हमेशा मेरा मानना इस बात को रहा है कि अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है। योजकः तत्व दुर्लभ, योजक चाहिए, एक योग्य योजक चाहिए। एक योग्य योजक संस्थान बन सकता है, आपके आचार्यगण बन सकते हैं, आपके अभिभावक बन सकते हैं, आपका बॉस बन सकता है, आप स्वयं भी नए लोगों के योजक बन सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के योजक बन सकते हैं। और उस योजक के रूप में आप यहां की स्मृतियों को लेकर के आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। जीवन में धैर्य खोए बगैर, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी संतुलन खोए बगैर आप अडिग होकर के आगे बढ़ेंगे। सफलता आपके चरणों को चूमती हुई दिखाई देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से बीबीडी यूनिवर्सिटी को उनके इस दीक्षांत समारोह के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि अपने जिस विभूति के नाम पर विश्वविद्यालय बना है, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, एक सुयोग्य राजनेता भी थे और लखनऊ के एक अभिभावक के रूप में, उत्तर प्रदेश के अभिभावक के रूप में उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था, नेतृत्व उत्तर प्रदेश वासियों को प्राप्त हुआ था। उनके प्रति, अपने संस्थापकों के विजन के प्रति आपकी श्रद्धा और समर्पण का भाव सदैव बना रहना चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।